एक ऐसी महिला जिसने खुद दर्द सहकर दूसरी महिलाओं के लिए इंसाफ के रास्ते खोले, जिसके केस को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक नए दिशा निर्देश दिए जिसे हम विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। She sat on a jute cot on veranda of her dilapidated house in Phateri village in Rajasthan. मेरे साथ है राजस्थान की भंवरी देवी। ये वही महिला है जो कभी ऑफिस में नहीं गई, लेकिन इन्हीं की वजह से भारत में ऑफिस दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशाखा गाइडलाइंस तैयार हुई। भंवरी देवी नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जिसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई। इस महिला का नाम है भंवरी देवी, जिसने दर्द तो सहा लेकिन दूसरी महिला के साथ ऐसा ना हो अपनी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई, मगर इंसाफ नहीं मिली। आइए हम जानते हैं विशाखा गाइडलाइंस को और क्या हुआ था भंवरी देवी के साथ। सबसे पहले जानते हैं भंवरी देवी कौन है। ये भंवरी देवी और इनका नाम विशाखा गाइडलाइन से कैसे जुड़ा हुआ है। भंवरी देवी राजस्थान में एक साथीन थी। साथीन यानी सामाजिक कार्यकर्ता जो महिला विकास कार्यक्रम से जुड़ी थी। राजस्थान के भतेरी गांव में वो अपना कामकाज देखती थी। अपने काम के मुताबिक वे परिवारों से मिलती थी और बाल विवाह के विरुद्ध लोगों को जागरूक करती थी। और अगर उन्हें लगता कि परिवार मानने को राज़ी नहीं है तो फिर वो पुलिस प्रशासन को इसके बारे में शिकायत भी करती थी। एक ऐसी ही शिकायत उन्होंने पुलिस से की, जिसके बाद उस परिवार के लोग भंवरी देवी के पीछे पड़ गए। दरअसल वो परिवार अपने 1 साल के बेटी को शादी करने की तैयारी कर रहा था। भंवरी देवी उस परिवार के लोगों से मिले और वो परिवार को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की कि यह बाल विवाह गलत है, अपने 1 साल के बेटी को आप शादी नहीं कर सकते। तो परिवार मानने को राज़ी नहीं था। इसलिए भंवरी देवी ने अपने कंप्लेन को लेकर पुलिस में गई और शिकायत दर्ज कराई। भंवरी देवी की शिकायत के बाद वह परिवार नाराज़ हो जाती है और भंवरी देवी के खिलाफ हो जाती है। पहले तो भंवरी देवी को बिरादरी से निकालने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसे कामयाबी नहीं मिला। फिर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई। इसमें 5 लोग शामिल थे जिसने हमले के इरादे से भंवरी देवी के घर पहुंचे थे। जैसे ही वो घर में जाते हैं तो घर के सामने भंवरी देवी के पति दिखाई देते हैं। भंवरी देवी के पति ने इस हमले को रोकने की कोशिश की, मगर वो 5 लोगों ने भंवरी देवी के पति को पीट कर लुढ़का दिया। भंवरी देवी ने जब इस बात का विरोध किया तो 5 लोगों ने इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घिनौनी हरकत में वे सभी 5 लोग थे जो भंवरी देवी के घर गए थे। भंवरी देवी और उनके पति पीड़ित पक्ष के तौर पर थाने में पहुंचे ताकि उनकी फरियाद सुनी जा सके और रिपोर्ट दर्ज कराई जा सके। शिकायत दर्ज करना तो दूर, पुलिस ने पति और पत्नी की एक भी ना सुनी और थाने से बैरंग लौटा दिया। यहाँ तक सरकारी बयान भी दर्ज नहीं किया। बेशर्मी की इंतहान देखिए कि पुलिस कर्मियों ने सबूत पेश करने के लिए भंवरी देवी के कपड़े उतारने के लिए कहा। भंवरी देवी को बलात् मेडिकल चेकअप के लिए बगल के जयपुर में भेज दिया गया, लेकिन भंवरी देवी के साथ वहाँ भी अत्याचार हुआ। डॉक्टर ने सिर्फ उनकी उम्र दर्ज किया, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का कोई जिक्र तक नहीं किया इस रिपोर्ट में। 52 घंटे बीत गए, लेकिन मेडिकल चेकअप के नाम पर जरूरी काम कुछ भी नहीं किया गया। भंवरी देवी के अत्याचार के साथ नाइंसाफ़ी की हदें भी पार हो रही थी। लिहाजा उन्होंने अदालत के शरण लेने की मन बनाया। वे तैयारी के साथ अपने मामले को लेकर जयपुर में ट्रायल कोर्ट में ले गई। दुर्भाग्य देखिए कि उन 5 आरोपियों को बेगुनाहित साबित कर रिहा कर दिया। अदालत ने ऐसी दलील पेश की कि लोग सोचते रह गए। अदालत में कहा गया कि यह मानना भरोसे से परे है कि कोई चाचा भतीजा
किसी महिला को एक साथ बलात्कार कैसे कर सकता है। जज ने यह भी कहा कि लगभग यह मानना असंभव है कि कोई विवश पति लाचारी में अपने पत्नी के साथ दुष्कर्म कैसे देख सकता है। कोर्ट ने भावरी देवी और उनके पति को इस बात के लिए भी डांट फटकार लगाई कि आखिर रिपोर्ट लिखवाने में इतनी देर क्यों की गई। आरोपियों को इस आधार पर रिहाई दी गई कि उनके खिलाफ कोई सबूत, मेडिकल सबूत नहीं थे। भावरी देवी की इस पीड़ादारी घटना को देखते हुए देश दुनिया के कई संगठन सड़कों पर विरोध स्वरूप उतर गए। विरोध की मसालें चलने लगी। जगह जगह सरकार के पुतले जलाने लगे और हाय हाय के नारा से पूरा माहौल हुई। सरकार अभी कुछ कर पाती, लेकिन उससे पहले ही विशाखा नाम के एक संगठन भावरी देवी के समर्थन में खड़ा हुआ। यह संगठन महिलाओं के शिक्षा और शोध पर कार्य करती है। विशाखा संगठन ने अन्य 4 संगठनों को एक साथ गठजोड़ कर ली और अपनी आवाज उठाई। मिलकर इन्हें 5 संगठन देश के शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। अदालत में यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किए, वो भी कार्यस्थल को आधार बनाकर। कोर्ट ने फरियाद की और अपना ऐतिहासिक हुक्म सुनाया। माननीय जजों ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न मानव अधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आता है। यह हुक्म नजराना बन गया और आज हर दफ्तरों में इसे विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। अब हर दफ्तर में इसके निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये थी विशाखा गाइडलाइंस और भावरी देवी की कुछ बातें जो इतिहास में छपी हुई। कानून में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको कानून पता नहीं था इसलिए आपने गलती की है, लेकिन आपने गलती की है तो आपको सज़ा मिलेगी, चाहे आप जानबूझ के किए या फिर अनजाने में आपसे गलती हुआ है। कानून ये नहीं कहता कि आपको कानून पता नहीं था इसलिए आपने अनजाने में गलती की। आप जो भी गलती करते हैं कानून में उसका जो भी प्रावधान है तो इसके सज़ा आपको मिलेगा। ऐसे ही कहानी कुछ और एक गाइडलाइंस की है जिसे हम सेक्सुअल हरासमेंट के नाम से जानते हैं। क्या है वो अगले वीडियो में मिलेंगे और बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज से ठीक लिया, लेकिन अब तक आपको नहीं। न्याय सरकार से लेर छोड़ूंगी। अठों गोन चाहे 30 साल आ जाओ, चाहे उम्र ही गुजर जाओ हमारी, पर सरकार से न्याय हमारी माता और हमारी बहन है का साथ में हमारा साथ में न्याय लेर छोड़ांगा। चुप कौन बैठा पछाड़ी में क्यों हमारे बिट्टी योजना की महिला का साथ में भी जज करे गलत काम, तो वहाँ ने भी न्याय मिले थे। जज जेल में गए थे, जैसे हमारे भी वापिस जेल में जाओ दोषी। अरे काम काजी हो तो कोड़ा भी कसे भी स्कूल में हो, चाहे गांव में हो, चाहे खेता में हो, पर वहाँ का साथ में नहीं रहना चाहिए। जो अत्याचार वो साफ रहना चाहिए, जो डरपन होना चाहिए, जो बिल्कुल हिम्मत बहादुर लगना चाहिए। जिस भी महिला के साथ अगर घटनाक्रम हो जाता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो यही संदेश तो बार बार मत पूछो, मैं बता दी। अगवान ने संदेश यही थे, अब लड़ाई लड़ो, चुप मत बैठो, गलत काम करा कोड़ा में मत सबको बाहर निकल बलबलाओ।